मैं 8 साल का था जब मेरी मौसी मुझे अपने साथ घर ले गई। मगर मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, मौसी की हरकतें मेरे साथ अजीब हो रही थीं। मेरी माँ बहुत गरीब थी। मौसी मुझे बेटा बेटा कहकर बुलाती थी, मगर रात होती तो कुछ ऐसा करती कि मेरा दिल करता भाग कर मैं अपनी माँ के पास चला जाऊं और सब कुछ बता दूं। अब मैं 18 साल का हो चुका था कि एक दिन अचानक एक मांगने वाली दरवाजे पर आई, और जब उसने आते ही अपने थैले से एक चीज निकाल कर दिखाई तो मेरी जैसे जान ही निकल गई, क्योंकि मेरी मौसी तो दोस्तों मैं 8 साल की उम्र का था जब एक दिन मौसी मुझे अपने घर ले आई। जब मैं छोटा था, बातों की बिल्कुल समझ न थी। मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी, हर चीज मेरी पसंद की बनाती थी। लेकिन बचपन से ही एक चीज थी जो बहुत अजीब थी। मैं अक्सर कमरे में अकेला बैठा रहता था, क्योंकि मौसी मुझे बाहर जाकर खेलने नहीं देती थी। अगर कोई दोस्त घर भी आ जाता तो उसे डांट कर भगा देती थी। मैं मौसी से बहुत प्यार से कई बार गुजारिश की थी कि मुझे भी बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने दें, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही और ना मानी। एक दिन जब तंग आकर मैंने घर वापस जाने की जिद की तो मौसी गुस्से से मुझे देखने लगी। तुम अब यह बात अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम वापस जाओगे। तुम्हारी माँ ने हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें मेरे पास भेज दिया है, इसीलिए जो मैं कहूँगी तुम्हें वही करना होगा, वरना सजा के तौर पर मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकती हूँ यह तुम सोच भी नहीं सकते। बचपन में अगर मैं कपड़े भी बदल रहा होता तो मौसी बेधड़क कमरे में आ जाया करती थी। हम लोग बहुत दूर एक शहर में रह रहे थे। मेरी माँ पापा कभी भी मुझसे मिलने नहीं आए थे। मैं उनको बहुत याद करता था, लेकिन उन्होंने तो शायद अपने सर से एक बोझ उतारकर फेंक दिया था। वह मुझे भूल चुके थे। अब मेरी जिंदगी में बस मौसी के आसपास घुल मिलकर ही रहना था। वह स्कूल में टीचर थी, मैं भी उस स्कूल में पढ़ता था। वहाँ पर मुझे किसी भी लड़की से बात तो दूर, अगर मदद करने की कोशिश करता तो वह कभी न करने देती, बल्कि खुद उस लड़की को और ज़्यादा सजा देती। मैं बच्चा था मगर डर जाता था। अब मैं मौसी से और ज़्यादा डरने लगा था। पता नहीं क्यों मुझे यूँ लगता था जैसे वह जानबूझकर मुझे हाथ लगाने की कोशिश करती है। मैं अक्सर खुद को उनसे दूर करने की कोशिश करता था। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उनका यूं खुद को बेवजह हाथ लगाना पसंद नहीं आता था। वैसे वे बहुत अच्छी थीं। मेरे कपड़े धोने से प्रेस करने तक वह हर काम खुद अपने हाथों से करती थीं। घर आकर खाना भी खुद अपने ही हाथों से बनाकर खिलाती थी। उनके हाथ में बहुत जायका था। उस रोज मैं काम करते करते वहीं फर्श पर ही लेट गया। जब मौसी मेरे पास आकर बैठकर और मेरे बालों में हाथ फेरने लगी, मेरी फौरन आंख खुल गई। उससे पहले मैं उठता, मौसी ने मेरा सर पकड़कर अपनी गोद में रख लिया और अपने हाथ मेरे बालों में चलाने लगी। मैं पहले तो ना ना करता रहा, लेकिन अब मुझे भी सुकून मिलने लगा था। नींद से मेरी आंख ओझल हो रही थी। मैं वहीं पर मौसी की गोद में सर रखकर सो गया। सुबह मेरी आंख खुली तो मौसी भी मेरे साथ ही जमीन पर ही सो रही थी। उन्हें देखते ही मैं हैरान हो गया और जल्दी से उठकर बैठ गया। मौसी की हरकतें तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही थी। अब मैं कोई बच्चा ना रहा था जो मौसी की इन हरकतों को ना समझता। मैं अब मौसी की ऐसी हरकत को बुरा समझने लगा था, जिसकी वजह से मेरे दिमाग में मौसी का बहुत ही खराब किरदार बन रहा था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उनके बारे में कुछ भी गलत सोचूं, इसीलिए जितना हो सकता था उनको खुद से दूर रखता था। लेकिन मौसी तो बहाने बहाने से मेरे पास रहने की कोशिश करती थी। मुझे अब मौसी से डर लगने लगा था। ऊपर से पता नहीं क्यों मुझे क्या हो जाता था, जब भी मुझसे करीब होती तो अजीब तरह का डर महसूस होने लगता था। मैं खुश भी हो सकता था, वह मेरी मौसी थी। अब मैं मौसी से चुप कर एक लड़की से दोस्ती कर ली थी। मैं अक्सर उससे बातें करता था। मौसी की अचानक से नौकरी खत्म हो गई थी, तो घर में भूखा रहने का वक्त आने लगा, जिसकी वजह से मौसी ने यहाँ पर मौजूद घर का नीचे वाला हिस्सा किराए पर दे दिया।
अब नीचे एक फैमिली रहती थी और मेरी खुशनसीबी यह थी कि वह फैमिली कोई और नहीं बल्कि उस लड़की की ही थी जिससे मैं बात करता था। उसका नाम निशा था। वह मेरी मौसी से ज़्यादा प्यारी तो ना थी, लेकिन हर वक्त टिप टॉप रहने की वजह से हसीन लगती थी। लेकिन मुझे उसका चाशनी में डूबा रहना वाला अंदाज बहुत अच्छा लगता था। मैं कब दीवानगी की हद तक उससे प्यार करने लगा मुझे कुछ पता ही ना चला। लेकिन अब मुझे यूं लगता था मौसी मुझ पर नज़र रख रही है। मैं थोड़ा सा डर गया था, क्योंकि अगर मौसी को सच का पता लग जाता तो वह ज़रूर मुझसे फ़ोन ले लेती और फिर क्या करता। मुझे तो अब इस हद तक उससे बात करने का नशा हो चुका था कि मैं अपनी चाय से लेकर आज कौन से कपड़े पहनने वाला हूँ वह भी वही बताती थी और हर फोटो उसे खींच कर भेजता था। वह खुद भी मेरी तरफ बराबर कदम बढ़ा रही थी। एक रात मैं उससे बात करने में बिजी था। मुझे यह महसूस हुआ कि जैसे कमरे के बाहर कोई खड़ा हुआ है। मैंने जल्दी से फ़ोन काटा और सोने का नाटक करने लगा। वह शायद अभी भी वहीं मौजूद था। वह जरूर मौसी ही थी। थोड़ी देर में मेरा दरवाज़ा बजा तो मेरी रूह कांप गई। अगर मौसी को सच की भनक पड़ गई तो मेरे लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। मौसी मुझे पसंद करती थी, यह बात अब मेरे दिमाग में रहने लगी थी। लेकिन मैं अक्सर खुद को डांट देता क्योंकि वह बस बच्चों की तरह मेरा इतना ख्याल रखती थी। पर मैं अपने ही मौसी के बारे में अजीब अजीब वहम पालने लगा था। मैंने जल्दी से जाकर दरवाज़ा खोला, लेकिन उससे पहले कॉल हिस्ट्री डिलीट कर दी और देखने लगा। जैसे नींद से उठा हूँ, मौसी ने अंदर आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अब पसीने मेरे छूटने वाले थे, क्योंकि मौसी की आंखें बेहद लाल हो रही थीं। कमरे में गर्मी बढ़ती जा रही थी। मुझे सब बहुत अजीब सा लग रहा था और डर भी लग रहा था। आपको कुछ काम था? आप रात के इस वक्त यहाँ? मैंने पूछा। मौसी ने कहा, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी दिनों से मैं सो नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने अब सोचा है मैं तुम्हारे साथ इसी कमरे में सोया करूँगी। मौसी की इस बात ने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। लेकिन आप यहाँ पर क्यों सोएंगी? मैं जल्दबाजी में कहा, और फिर अपने ही जल्दबाजी पर मुझे पछतावा भी था। क्यों सोऊंगी? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा घर है, मैं कहीं भी सो सकती हूँ। और अगर मैं यहाँ पर सो भी जाऊँ तो इसमें इतनी हैरानी वाली बात क्या बात है? तुम अभी थोड़ी मेरे पास रह रहे हो, काफ़ी अरसा गुजर चुका है। अब मेरा नहीं ख्याल है इस मामले में मैं तुम्हें कोई भी जवाब दूं, इसलिए खामोशी से मेरे पैरों वाली साइड पर सो जाओ। और मैं तकिए वाली साइड पर मौसी ने कहते ही अमल किया और आराम से जाकर लेट गई थी, जबकि मैं अभी तक हैरान और परेशान मौसी की तरफ अजीब नज़रों से देख रहा था। पर यह सब हरकतें करके जो कुछ वो करना चाहती थी मैं उसे कभी भी नहीं करने वाला था। मेरे दिल में अब डर के साथ साथ एक और जज्बात मौसी के लिए पैदा हो चुका था, और वह नफरत का जज्बात। पता नहीं क्यों अपनी ख्वाहिशों के आगे उन्हें अपनी उम्र नज़र क्यों नहीं आ रही थी। और अगर इतना ही सब था तो शादी कर लेती, रिश्ता उनके लिए मैं ढूंढ देता। अरे हाँ, यह ख्याल मेरे दिमाग में पहले क्यों ना आया? अगर मौसी की शादी कर दी जाए तो वह भी अपनी ज़िंदगी में आराम से रहती और उन्हें यह सब हरकतें भी ना करनी पड़ती। दोस्तों, अब मेरा दिमाग 420 की साइड चल रहा था। हमारे पड़ोस में एक 35 साल का आदमी रहता था, जिसकी शादी के फौरन बाद उसकी बीवी मर चुकी थी। यही जॉब से मैं अच्छा खासा कमा लेता था। मैंने सोच लिया था अब मुझे क्या करना है। अपनी सोची हुई बात पर अमल करने का ठान लिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। यह बात मैं ठान रखा था कि मौसी की शादी करवाना चाहता हूँ तो करवा के रहूँगा। इसलिए मैं निशा को भी नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मौसी के बारे में कोई भी सच किसी को भी पता चले। यह सब बिल्कुल नॉर्मल सी बात थी। उनकी शादी की उम्र निकल चुकी थी, और अगर उनके दिमाग में गलत ख्याल आता भी है तो शुक्र था वह मेरे लिए था। इसलिए मैंने सोच लिया था अब मौसी की शादी करवा कर मैं उनकी ज़िंदगी को आसान कर दूंगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद मौसी अब तक पछता रही होती। मैं इस चीज़ को अपने दिमाग पर हावी नहीं किया था, लेकिन मौसी की हरकतों से मैं काफ़ी खौफजदा जरूर रहने लगा था। अगली रोज़ से मैं काम पर लग चुका था। मैंने अपने पड़ोसी के घर आना जाना शुरू कर दिया। उनके साथ अक्सर वक्त पर निकल पड़ता था। एक रोज़ ऐसे ही बातों बातों में
उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया उनकी बीवी किरदार की अच्छी नहीं थी। उसी के चलते उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसकी वजह से आज इस दुनिया में नहीं है। मैंने तो उसका बहुत पर्दा रखा था, लेकिन उस बीमारी ने उसका पर्दा फाश कर दिया। तब से मुझे शादी से नफरत सी हो गई है। अब मैं बस अपने काम पर ध्यान देता हूँ। लेकिन आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। अगर एक तजुर्बा सही ना रहा तो इसका मतलब यह नहीं है कि बंदा कोशिश ही ना करे। वह शायद आपकी किस्मत में नहीं थी। आपकी किस्मत में शायद मेरी मौसी जैसी कोई साफ दिल की औरत थी। अब आप सोचिएगा जरूर इस बारे में, मैंने मुस्कुराकर कहा और खुद वहां से वापस आ गया। अब मेरे दिमाग में उस शख्स की बातें घूम रही थी। वह पक्का खिलाड़ी था। मुझे अब मौसी को जितना हो सकता था उससे दूर ही रखना था कि उसके चरित्र पर कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन मैं यह सब नहीं सोच रहा था। उन पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं करता भी तो क्या करता। मेरे बस में कुछ भी नहीं था। और जैसी मौसी की हरकतें थीं, अच्छा खासा मर्द यही सब सोचता, बल्कि पहल भी कर चुका होता। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। मैं मौसी को इस दलदल में नहीं जाने देना चाहता था, जहां अंदर जाने का तो रास्ता था, लेकिन बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। मैं खुद भी निशा से सच्चा प्यार करने लगा था, पर मैंने सोच लिया था मैं शादी उसी से करूंगा। अगले कुछ दिनों के बाद उस आदमी की माँ हमारे घर पर आ गई थी। मेरी मौसी को तो सारे मामले का कुछ पता ना था, लेकिन अब मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे थे, क्योंकि मौसी ने जब उनकी पूरी बात सुनी तो एक अजीब सी नज़र मुझ पर डाली। उस नज़र में कुछ ऐसा था कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया था। मौसी का अपना चेहरा बिल्कुल हैरान हो चुका था। वह परेशानी से बार बार अपने हाथ मसल रही थी। इसके बाद जब उसकी बर्दाश्त से बाहर बातें हुई तो एकदम उठी और उन लोगों पर चिल्लाकर उनको बाहर जाने को कहा। वह औरत हैरानी से मौसी की तरफ देखने लगी। मौसी ने अपनी आंखें बंद करके खोली और औरत को लेकर कमरे में बंद हो गई। उसके बाद मौसी ने न जाने उस औरत से क्या कहा कि वह उससे माफ़ी मांगती हुई चली गई। मैं दौड़कर कमरे में बंद हो गया था। मुझे मालूम था अब मेरी क्लास लगने वाली है। मौसी को पता चल गया होगा कि यह सब मेरा ही किया धरा है। उसके बाद एक और अजीब हरकत हुई। अब मौसी ने मुझे कुछ न कहा था, ना ही बाहर जाने पर रोक लगाई, बल्कि मुझ पर नजर रखना भी छोड़ दिया। 3-4 दिन ऐसे ही गुजर गए तो मैं भी उस किस्से को भूल गया। फिर से एक बार अपनी जिंदगी की रंगीनियों में मसरूफ हो चुका था। लेकिन अब कुछ दिन हुए थे, निशा मुझसे खींची खींची रहने लगी थी और मुझे अजीब नज़रों से देखने लगी थी, और रात में बात करना भी छोड़ चुकी थी। लेकिन मुझे तो उस वक्त बात करने की आदत नहीं थी, बल्कि जैसे नशा लग चुका था। मैं अब बहुत कोशिश कर रहा था वह मुझसे फिर से बात करने लगे, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। और कुछ दिनों में उसके घर वाले यहाँ से शिफ्ट हो गए। उसने अपना नंबर ही बदल लिया था। मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम ना आया था। अब मौसी फिर से एक बार नौकरी करना शुरू कर चुकी थी। वह मेरा ख्याल पहले की तरह ही रख रही थी। अभी बस वह बहाने बहाने से मुझे हाथ लगाती थी, लेकिन अब मैं उनको नहीं रोकता था, ना ही उनसे डरता था, बल्कि उसे जाहिर करता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काफ़ी वक्त तक यह सब यूं ही चलता रहा। अब मुझे खुद में बहुत बदलाव महसूस होने लगे थे। अब मैं हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता था। 1-2 बार तो मेरे दिमाग में ख्याल भी आ चुका था कि मैं उनसे शादी कर लूं, लेकिन क्या यह जायज़ था? नहीं, यह तो पाप था। मैं अपने ही सवालों पर माफ़ी मांग रहा था। मेरे दिमाग से अब भी यही बात नहीं जा रही थी कि मौसी ने शादी के लिए मना क्यों किया था, और ऐसी क्या बात कही थी उस औरत को जो वह माफ़ी मांगते हुए यहाँ से गई थी। पता करने के लिए अगले दिन मैं उनके घर चला गया तो उस औरत ने मुझे बिना वजह ही बहुत बातें सुना डाली और डांट कर वहाँ से भगा दिया। मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। अब मैं कुछ काम करने का सोच रहा था। मैंने रिज्यूम बनाकर हर जगह दे दिया था। जल्दी मेरी नौकरी लग चुकी थी। पहले के बराबर मैं अब काफ़ी समझदार हो चुका था। मौसी अब भी मेरा ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती थी और अभी भी मेरे साथ बराबर अजीब अजीब हरकतें किया करती थी। लेकिन शायद यह सब मौसी के लिए नॉर्मल ही था। मैं खुद ही उन सब के बारे में ऐसा सोच रहा था,
जबकि मौसी ने तो कभी खुद को कुछ कहा ही नहीं था, बल्कि वह तो हमेशा ही मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। निशा के बाद से अब मैं लड़कियों में दिलचस्पी छोड़ चुका था। वह धोखा देकर जा चुकी थी और दोबारा कभी बात भी नहीं की थी। मैंने भी उस पर लानत भेज दी, अपनी नौकरी पर ध्यान देना शुरू कर दिया था। अब मौसी काफ़ी खुश रहने लगी थी। अब वो मेरे और करीब आने की कोशिश करती थी। मैंने उस पर उन सब चीज़ों को नॉर्मल ही लिया था और शायद यहाँ पर मैं गलती कर बैठा था, क्योंकि इस बार मैं जो सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था, बल्कि इस बार वैसा होने वाला था जो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब रात को खाना खाते ही मुझे कुछ होश न रहता। जब सुबह होती तो जिस्म में थकावट सी महसूस होती, लेकिन अजीब बात यह थी कि मौसी मुझसे नजरें न मिलाती थी, बल्कि शर्माई शर्माई सी रहने लगती थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और मैं अपनी तरफ से कुछ भी अजीबोगरीब सोच कर खुद को बहुत परेशानी में नहीं डाल सकता था। इसीलिए मैंने यह सब ज़्यादा काम करने की वजह से समझा। मैं अब सुबह उठने रोज मौसी से चुप कर दवाई खा लेता था, जिससे मेरी तबीयत बिल्कुल सही रहती थी। लेकिन रात होते ही दोबारा से वही सब होने लगता। एक रोज मेरी आंख जल्दी खुल गई। मौसी मेरे साथ ही बहुत अजीब सी हालत में सो रही थी। मैं बहुत डर गया था और दोबारा से लेटकर सोने का ड्रामा करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मौसी भी उठ गई है। मौसी ने मेरे पास आकर मेरे बालों में हाथ फेरा। उसके बाद दबे पांव कमरे से बाहर चली गई। मौसी की जाते ही मैं उठकर बैठ गया था। मैंने अपना सर थाम लिया था। यह सब क्या हो रहा था? लेकिन जो भी था बहुत गलत हो रहा था। अब मेरे दिमाग में मौसी की पिछली सारी हरकतें घूमने लगी थीं और आज के सच के बाद मेरा उन रिश्तों पर से यकीन खत्म हो चुका था। मैंने सोच लिया था अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर था। मैं मौसी के नाम पर एक पत्र लिखकर रख दिया था, जिसे वह वापसी पर आकर पढ़ लेती तो मेरी सारी बातें मालूम हो जाती। मैं घर से निकलने ही वाला था कि एक मांगने वाली औरत दरवाज़ा बजाया। उसे देने के लिए कुछ लाने में किचन में गया तो वह औरत अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दी और मेरे हाथों को चूमने लगी और रोने लगी। उसे यूं देखकर मैं परेशान हो गया था कि माँ जी क्या हुआ? आपको भूख लगी है तो आइए यहाँ बैठिए, मैं आपको खाना देता हूँ। आप वह खाकर चली जाना। मैंने उसे बैठने को कहा, लेकिन वह खाने के लिए राजी नहीं हुई। मैं तुम्हें एक सच बताने आई हूँ। बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें, लेकिन मुझे तुम कहीं नहीं मिले। वह रोते हुए अभी भी मेरा हाथ और चेहरा चूम रही थी। उनको देखकर पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था। कौन सा सच बताने की बात कर रही हैं आप? मैं हैरानी से उनकी तरफ देखा। ऐसा सच बताने की, शायद जो अभी तक तुम्हें ना पता था कि तेरा बैग है, तू कहाँ जा रहा था। मैं शहर छोड़कर हमेशा के लिए कहीं और जा रहा था। लेकिन क्यों जाना चाहता है तू? क्या वह तुझे प्यार नहीं करती? क्या वह अच्छी नहीं है? कहाँ पर है वह? देखिए, मुझे आपकी किसी बात कोई समझ में नहीं आ रही है और आप किसकी बात कर रही हैं वह भी नहीं पता। अब मुझे यह बताएं, आप हैं कौन? मैं जब यह सवाल किया तो उस औरत के चेहरे पर दर्द सा छा गया। जब वह बोली कि मैं तेरी माँ हूं, तू इतनी जल्दी अपनी माँ को भूल गया? उन्होंने एक तस्वीर मुझे दिखाई, जिसे देखते ही मैं उनसे लिपट गया। वह वाकई में मेरी माँ थी, लेकिन बिल्कुल बदल चुकी थी। वह तो बहुत हसीन हुआ करती थी, तो फिर उसकी हालत कैसे हुई? झुर्रियों वाला चेहरा अब तो पहचान में नहीं आ रहा था। और मेरा बाप कहाँ था? थोड़ी देर बाद जब रो रो कर हम माँ बेटे ने अपने घाव हल्के कर लिए तो उन्होंने मौसी के बारे में पूछा। माँ, वह मौसी तो नौकरी करती है, दोपहर तक आएगी, मैंने माँ से कहा तो वह हैरानी से मुझे देखने लगी। यह क्या कह रहा है? तुम किसकी बात कर रहे हो? माँ शायद मौसी को भूल चुकी थी। मैं जल्दी से अपनी जेब से एक तस्वीर निकाली और माँ को दिखा दी। इसे देखते ही माँ ने गहरी सांस ली, जैसे वह सब समझ गई थी। उसके बाद मुझे और मौसी को लेकर जो राज माँ ने मुझसे कहा था, मैं दंग रह गया। माँ मुझे पापा के बारे में बताई
कि बाबा ने तेरे जाते ही दूसरी शादी कर ली थी। वह बीवी कम उम्र की थी। उसकी बातों में आकर माँ को घर से बाहर निकाल दिया गया। तब से माँ पुराने घर में रह रही थी। वह हर रोज मेरी तलाश में निकलती थी, इस आस पर कि एक न एक दिन उसे उसका बेटा जरूर मिलेगा। और आज वह दिन भी आ गया था। माँ ने अपनी थैली से एक तस्वीर निकाली जिसमें मैं और मौसी एक साथ बैठे हुए थे। इस तस्वीर में मौसी ने लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा तो वह बोली, यह तेरी मौसी नहीं, तेरी बीवी है, जिसकी बचपन में ही तुझसे शादी कर दी गई थी और तब से ही ये तेरा ख्याल रख रही थी। इसके घर वालों ने अपने सर से बोझ समझकर इसकी शादी तुझसे कर दी। वह बेचारी बहुत मजबूर थी, इसीलिए वह तेरी शादी के लिए हाँ करती थी। और तेरा बाप इसे रखने को तैयार ना था, क्योंकि यह पढ़ी लिखी थी, इसीलिए तुझे वहां से लेकर चली गई। बचपन में सब तेरा मजाक बनाते थे, यह तेरी मौसी है, बीवी नहीं। और मैं हैरान इस बात पर हूँ कि तूने सच मानकर उनकी बातों पर यकीन भी कर लिया था और आज तक उनकी बातों की वजह से खुद को अपनी बीवी का पति कहने की बजाय उसे मौसी कहकर बुलाता रहा। यह सब जानकर मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई थी और मौसी पर तरस भी आया था कि वह कितनी हिम्मत वाली थी, कैसे यह सब बर्दाश्त करती रही। मैं तो खुद उसके लिए रिश्ते की बात तक कर चुका था और अगर वह निशा को घर से ना निकालती तो हो सकता था उससे शादी भी कर लेता। तो कैसा लगता उनको, जिसे आज तक मौसी समझता रहा वह मेरी ही बीवी थी और जो कुछ भी वह करती आ रही थी बीवी होने की हैसियत से करती आ रही थी। उस वक्त वह भी घर में आई थी और माँ को देखकर होश खो बैठी। उसे पता चल चुका था कि अब मैं सच्चाई जान चुका हूँ, इसीलिए मेरे सामने आने से शर्म कर रही थी। माँ के सोने के बाद रात को मैं उसके कमरे में चला गया। वह अभी तक जाग रही थी। मुझे देखते ही मुंह फेर कर बैठ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और उसके पास जाकर खड़ा हो गया। क्यों छुपाया मुझसे यह सब, मुझे बता भी तो सकती थी। मैंने फिजूल में इतना सब गलत सोचा। वह कहने लगी, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें यह सब मालूम नहीं है, इसलिए खामोश रही। बाद में जब मुझे तुम्हारी हरकतों का पता चला, खुद से दूरी और निशा से नज़दीकी, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दिया। निशा एक फ्रॉड लड़की थी जो अपने नकली माँ बाप को लेकर ऐसे ही लड़कों को लूटती थी। मैंने उसे पुलिस की धमकी दी तो वह खुद सब छोड़कर भाग गई। तो उन सब से यह जाहिर हुआ कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। क्या होता है, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम्हें इसलिए मुझे आप कहकर बुलाएं। उसने शर्मा कर कहा, लेकिन रिश्ते में मैं तो तुमसे बड़ा हूँ, पति हूँ तुम्हारा। और मैं शरारत से कहा तो वो हंस पड़ी। मैं जाने अनजाने में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने वाला था। अगर माँ सही वक्त पर आकर मुझे सच न बताती तो मैं अपनी बीवी को छोड़कर जा चुका होता। हम दोनों ने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर ली थी। आज मैं 2 बच्चों का बाप हूँ और मेरी बीवी वाकई एक मोहब्बत और इज्जत करने वाली साबित हुई। इसीलिए कहते हैं, जब तक बात की तह तक न पहुँचो कोई भी फैसला न लेना। हमेशा कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे पहले आपको पछताना पड़े। एक बार सब जानने की कोशिश जरूर करें। आप जाने अनजाने में ही अपना कितना बड़ा नुकसान कर बैठोगे आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी आपको कमेंट में कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।